बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, तो आपके पास टाइम मेंशन होगा, आप टाइम कोड के ज़रिए स्किपिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दिया गया है बेसिक कॉन्सेप्ट। वैसे जब भी हम कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो हम उसके लिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में ही बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया गया है, और वो क्या है? एक्सियम और कंजक्टर के बीच में डिफरेंस। तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड कंजक्टर। इसका मतलब क्या है कि एक्सियम और कंजक्टर के बीच में आप डिफरेंस दिखाएं। तो वो हम किस तरह दिखाएंगे? एक मैथमेटिकल जो फार्मूलाज हैं उनके थ्रू। और ये है क्या? ये थ्योरम्स के हवाले से क्वेश्चन है। जो भी हम थ्योरम्स आगे करेंगे ना, उसके हवाले से ये क्वेश्चन रखा गया है। तो एक्सियम और कंजक्टर, सबसे पहले एक्सियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे राइट किया है कि एन एक्सियम इज अ स्टेटमेंट दैट इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ। इसका मतलब ये है कि ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हमें विदाउट स्टेटमेंट, यानी कि विदाउट प्रूफ, हम किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर बिलीव कर लें। जैसे मैंने आगे लिखा है कि एक्सियम आर सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स दैट आर टेकन एज बेसिस, यानी कि वो सेल्फ एविडेंट होता है। एविडेंट से मुराद होता है सबूत, वो सेल्फ प्रूव होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम देखते हैं कि हम कोई भी स्क्वायर और एक ट्रायंगल ले लेते हैं। अब हम कहते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है और एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों इक्वल हैं। अब इसके लिए हम कोई ना कोई प्रूफ तो देंगे। अब जब तक हम कोई ना कोई प्रूफ नहीं देंगे, हम ये नहीं कह सकते कि एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल है। तो जब भी हम एक्सियम की बात करेंगे तो हम किसी के प्रूफ के बगैर, किसी भी प्रूफ के बगैर ऐसा नहीं कह सकते कि ये चीज़ ट्रू है। हम विदाउट प्रूफ किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू नहीं कहेंगे, हमें उसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा। इसी के बरक्स अगर कंजक्टर की बात करें तो वो इसके ऑपोजिट है, यानी कि अ कंजक्टर इज अ स्टेटमेंट दैट इज बिलीव्ड टू बी ट्रू बट फॉर विच देयर इज नो प्रूफ। इसमें अगर हम कोई प्रूफ ना भी दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसके ऊपर बिलीव कर लेंगे। और ऐसा कब होगा? जब हम किसी मैथ के मिसिंग नंबर्स को देखते हैं, जब हम मिसिंग जो लेटर्स होते हैं, जिस तरह अल्फ़ाबेट्स में देखते हैं, उसी तरह मिसिंग नंबर्स को भी हम कंप्लीट करते हैं मैथ में। जैसे मैं आपको नंबर्स लिख के देती हूँ, मैं आपको एक टेबल लिख के देती हूँ, हाफ टेबल। मैं आपको कहती हूँ कि 3, 6, 9, 12 और आगे डैश डाल देती हूँ कि इसके आगे क्या आएगा। अब आपको पता है कि 3 का टेबल यहाँ पे पढ़ा जा रहा है। जाहिर है 12 के बाद 3 के टेबल में जो भी आएगा वही आएगा इसके बाद। इस तरह 15 एक ऐसा नंबर है जो इस पूरे मिसिंग को कंप्लीट कर रहा है। इससे आगे भी अगर हम बताना चाहेंगे 18 आता है। इस तरह हम लोग आगे करते करते सारा कुछ बता सकते हैं, और विदाउट एनी प्रूफ, ठीक है, किसी भी प्रूफ के बगैर हम बता सकते हैं कि ये जो है स्टेटमेंट ये ट्रू है। हम कोई भी प्रूफ नहीं देंगे यहाँ पे। तो इसके साथ मैंने एक और इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे इसका लिखा था वैसे इसका भी लिखा है कि कंजक्चर्स आर द स्टेटमेंट दैट हैव नॉट एज सच बीन प्रूव्ड बट दे हैव नॉट इवन बीन डिसअप्रूव्ड। इसको डिसअप्रूव भी नहीं किया जाएगा। अगर आप लिखेंगे, आप कहेंगे कि ये ट्रू है, तो इसका मतलब है ये ट्रू है, इसके लिए मुझे कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो डिसअप्रूव नहीं हो सकता। जबकि यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ऐसा होगा, क्योंकि इसके लिए आपको कोई ना कोई प्रूफ देना लाजमी है। तो यहाँ तक हमारा एक्सियम और कंजक्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। हमने बताना है कि ये जो सारे के सारे फॉलोइंग्स हैं, इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो मैथमेटिकल है, यानी कि जो मैथ्स में हम यूज़ करते हैं। जो यूज़ करेंगे उसके ऊपर टिक लगाएंगे, और जो नहीं करते वो क्रॉस होगा, फॉल्स होगा। अब फर्स्ट पार्ट की तरफ इसके आते हैं। वहाँ पे लिखा है कि डिफरेंस ऑफ 19 एंड 12 इज 7।
क्या जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, क्या 19 को 12 के साथ माइनस करने से 7 आता है? आता है। लेकिन आपने ये नहीं कहना कि आंसर ठीक आ रहा है तो ये मैथ की स्टेटमेंट होगी, आंसर गलत आ रहा है तो ये मैथ की स्टेटमेंट नहीं है। आपने ये नहीं कहना। ऐसा भी हो सकता है कि आंसर गलत आने के ऊपर भी हम उसको मैथ की स्टेटमेंट कहें, क्योंकि वो मैथ में तो यूज होता है। अब डिफरेंस ऑफ 19 एंड 12 ये यूज होता है मैथ में, और कोई ना कोई नंबर उसका आंसर भी आता है। तो इसका मतलब है कि ये मैथ की स्टेटमेंट है। अब ऐसा होता ना अगर कि 19 एंड 12 इज ए बी सी में कोई लेटर लिखा होता, फिर मैं इसको कह सकती थी कि ये मैथ की स्टेटमेंट नहीं है। हमें पता है कि इन दोनों को माइनस करने से कोई ना कोई नंबर तो आएगा ही, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक मैथ की स्टेटमेंट है। और ये क्या है? ट्रू है। जो होगी हम उस पर टिक लगाते जाएंगे और जो नहीं होगी उसको क्रॉस करते जाएंगे, या उसके आगे ट्रू लगा देंगे अगर ठीक होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर फॉल्स लगा देंगे। मैं इसके आगे लिख लेती हूँ कि ये क्या है? ट्रू है। अब इसके बाद सेकंड जो इसका पार्ट है वो है कि -2 + 7 - 3 = 2। क्या ये मैथ में यूज होता है कि कोई भी यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही हो और इज इक्वल कोई आगे नंबर लिखा हो? क्या आपने इस तरह की स्टेटमेंट मैथ में देखी है? और इसी के साथ साथ हम ये भी कर लेते हैं कि इसको सॉल्व भी कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये 2 के इक्वल आता है। तो हम देखते हैं कि -2 + 7 आता है 5 के इक्वल, और 5 को 3 के साथ माइनस करने से 2 आंसर आता है। तो इसका मतलब है कि 2 = 2 हो जाएगा। तो ये भी एक मैथ की स्टेटमेंट शो हो रही है। तो इसके आगे भी हम क्या लिख लेंगे कि ये क्या है? ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद थर्ड इसके पार्ट की तरफ आते हैं, तो वहां पे है कि 34 + 16 ≠ 50। अब आप यहाँ पे देखें कि 34 को 16 के साथ प्लस करने से 50 आता है, लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि ≠50। तो मैंने आपको बताया था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि जो कैलकुलेशन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ट्रू है या फॉल्स है। हमें फ़र्क किससे पड़ना चाहिए कि क्या ये स्टेटमेंट, इस तरह की स्टेटमेंट मैथ्स में यूज़ होती है या नहीं। अगर ऐसा होता कि 34 + 16 ≠ ABC, तो फिर तो हमें पता था कि ये मैथ में नहीं यूज़ होती। या फिर इस तरह लिखा होता कि 34 + 16 A + B + C, तो फिर हमें पता था कि ये मैथ में नहीं यूज़ होती। हाँ, इस तरह की स्टेटमेंट मैथ में यूज़ होती है। बेशक ये गलत है, लेकिन ये मैथ में तो यूज होती है, इसलिए हम इसको ट्रू ही कहेंगे। अब इसके बाद आता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट पे आप देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है A + B = 9। क्या ऐसा हुआ है कि कभी कोई भी जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं A B, ये वेरिएबल है ना, हमारे कोई भी वेरिएबल इक्वल हो 9 के, यानी कि किसी नंबर के इक्वल हो, किसी डिजिट के इक्वल हो? तो आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं होता कि कोई भी वेरिएबल किसी भी नंबर के इक्वल हो प्लस हो के। तो ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हम इसको कहेंगे कि ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। तो इसके आगे हम लिख देंगे कि ये स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, जो कि फॉल्स है। अब इसके बाद आता है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आप देखेंगे कि ये एक फॉर्मूला है जो हम काफ़ी टाइम यूज़ कर चुके हुए हैं। चैप्टर 4 में भी हमने काफ़ी दफ़ा यूज़ किया है। इसी तरह हमने काफ़ी चैप्टर्स में इस फॉर्मूले को यूज़ किया है। तो a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। क्या ये फॉर्मूला मैथ में यूज़ हुआ है? क्या ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले के इक्वल है? यस। और ये हम यूज़ करते भी आए हैं। तो हम कहेंगे कि ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है। तो इसके आगे हम लिख लेंगे कि ये क्या है? ट्रू है। तो ये ले यहाँ पे लिख लिया ट्रू। अब इसके बाद हम आता है हमारा सिक्स पार्ट। यहाँ पे देखिए कि 2 + 2 करने से हमारे पास क्या आता है? 4। 4 × 2 = 8। अब इसको रहने दें, अब उल्टी साइड पे चलें। 2 × 2 = 4 + 2 = 6। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है अगर हम डिमास के अकॉर्डिंग चलें
यानी कि पहले डिवाइड करें, फिर मल्टीप्लिकेशन करें, फिर एडिशन करें, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन करें। तो अगर उस के अकॉर्डिंग हम चलें तो हमें सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को लेके चलेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 एंड 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो 6 इज इक्वल टू 6 आ जाता है। तो आपको बताने का मकसद ये नहीं है कि ये ट्रू आंसर दे रहा है या फॉल्स। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि ये अगर रॉन्ग हो तब भी ये मैथ में यूज़ होती है, अगर ये ट्रू हो तब भी ये मैथ में यूज़ होती है। लेकिन आपको बताने का ये छोटा सा मकसद ये था कि अगर आपको यहाँ पे ये गलत स्टेटमेंट नज़र आ रही है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये गलत है, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। 6 का आंसर 6 के इक्वल ही आता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी है और ये एक ट्रू स्टेटमेंट भी है, यानी कि ये एक ट्रू कैलकुलेशन भी की गई है। अब इसके बाद आता है हमारा 7th पार्ट। तो 7th पार्ट में हमारे पास है कि द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करें x और y को, तो उसका आंसर किसके इक्वल आता है? स्मॉलर देन 5 के, यानी कोई भी नंबर आ जाता है। अब हम कहते हैं कि क्या हमने यहाँ पे a प्लस बी को इक्वल किया था 9 के? क्या हमने इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में काउंट किया था? नहीं, हमने यहाँ पे कहा था ये फॉल्स है। तो फिर ये कैसे ट्रू हो सकता है? क्योंकि ये भी तो यही कह रहा है कि दो वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई करें या प्लस करें या जो मर्जी करें। किसी भी दो वेरिएबल को आपस में सिंपलीफाई करने से उसका आंसर किसी भी नंबर के इक्वल आ रहा है, ऐसा मैथ में यूज नहीं हुआ कभी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये भी पार्ट 4 की तरह फॉल्स है। अब इसके बाद आता है हमारा 8th पार्ट। तो 8th पार्ट में है कि इफ x इज रियल देन आइदर। अगर x रियल हो इन सब से, अब इन सब में क्या है कि x इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और x इज इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 या फिर x 0 के इक्वल हो और अगर x रियल हो। ऐसा हमने चैप्टर 1 में ये सारा रियल और इमेजरी के बारे में पढ़ा हुआ है। तो ये हम कहते हैं कि इस तरह की स्टेटमेंट भी रियल और इमेजरी के हवाले से मैथ्स में यूज़ होती है। ऐसा नहीं है कि ये स्टेटमेंट मैथ की नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अब इसके बाद आता है हमारे पास इफ a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c। अगर a ग्रेटर हो b से और b ग्रेटर हो c से, फिर देन a इज लेस देन c। क्या ऐसा होगा कि a लेस होगा c से? तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर a b से ग्रेटर है, b ग्रेटर है c से, तो a को भी ग्रेटर ही होना चाहिए c से। बेशक ये स्टेटमेंट इस वाले की तरह ट्रू नहीं है, जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा था कि 34 प्लस 16 इज इक्वल टू 50 ही आता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इज नॉट इक्वल टू 50। लेकिन फिर भी हमने इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि इस तरह की स्टेटमेंट्स यूज तो होती हैं, बेशक ये गलत है। इसी तरह ये वाली स्टेटमेंट भी कुछ इसी तरह की है। ए को ग्रेटर होना चाहिए सी से, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि ये ट्रू है क्योंकि ये मैथ में तो यूज होती है। अब इसके बाद आता है हमारे पास 10th पार्ट, एक्स वाई प्लस जी इज इक्वल टू 12। तो ये भी उसी तरह की स्टेटमेंट दी गई है जो कि हम पहले 2 दफ़ा फॉल्स कर चुके हुए हैं कि कोई भी दो वेरिएबल्स आपस में को किसी भी तरह के सिंप्लीफाई हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाए, प्लस हो जाए, माइनस हो जाए। लेकिन अगर कोई भी दो वेरिएबल इक्वल आ रहे हैं किसी डिजिट के, किसी नंबर के, तो हमने उसको पहले भी फॉल्स ही किया है, तो अब भी फॉल्स ही रखेंगे इसको, क्योंकि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट के अंदर कंसिस्ट नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास 11th पार्ट आता है जिसमें कहा गया है कि s माइनस टी इज इक्वल टू 4 इफ, अगर आपको s दिया जाए 4 और t दिया जाए 0। अब अगर मैं यहाँ पे पुटिंग करती हूँ कि s मेरे पास 4 है, माइनस लिखूँ और उसको मैं आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर देती हूँ। s 4 है माइनस
टी है, टी हमारे पास क्या है 0 इज इक्वल टू इसका आंसर आ रहा है 4। अब 4 माइनस 0, क्या 4 में से कुछ भी ना निकालो तो 4 बचता है? यस, तो 4 इज इक्वल टू 4 ही आंसर आता है। ये सिंप्लीफिकेशन के हवाले से भी ठीक है और ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट के अंदर भी आता है, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे? ट्रू। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन आपने इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी यही रिक्वेस्ट है। इसके साथ साथ लाइक भी करना है वीडियो को, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दिया गया है कि द सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 0, कि सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 0 है, a प्लस बी इज इक्वल है 0 के। इज दिस सेंटेंस अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट? हमें पता है कि ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्लियर कर चुके हैं कि किसी भी दो वेरिएबल्स को आपस में प्लस करने से इक्वल किसी भी नंबर के नहीं आता। यहाँ पे उन्होंने आगे ये भी कहा है कि इफ नो, अगर आप कहते हैं कि नहीं, तो हाउ कैन वी मेक इट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट? तो हम इसको कैसे एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना सकते हैं? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है कि नो, ऐसा नहीं है कि ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। एंड वी कैन मेक इट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, हम इसको बना सकते हैं। कैसे? फ्रॉम रिप्लेसिंग बाय द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगर हम ए और बी को किसी भी नंबर से, विद एनी नंबर, किसी भी नंबर से रिप्लेस कर दें, किसी जो नंबर है उसको ए और बी के अंदर पुट कर दें, तो हमारा आंसर एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट के अंदर आ सकता है। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि अगर हम x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 10 को इसके अंदर पुट करें, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि क्या वो इसके इक्वल है, यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 2 को पुट करते हैं। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पे दिया गया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। तो पुट करते हैं 2 को, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 प्लस 6, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 2 टाइम 4 प्लस 2, 2 टाइम 4 प्लस 6। तो 3, 3 टाइम 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 4, 4 प्लस करेंगे 8 आएगा, 8 प्लस 6, 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14। तो इसका मतलब है कि हमारी दोनों साइड्स इक्वल आई हैं। इसी तरह हम अब x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 2, 5 प्लस 6, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 5, 5 5 टाइम 25 प्लस 5 2 टाइम 10 प्लस 6, 6 6 टाइम 36 प्लस 5 इज इक्वल टू 25 प्लस 16, 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16। तो 36 प्लस 5 इज इक्वल टू 41 एंड 25 प्लस 16 इज आल्सो 41। तो 41 इज इक्वल टू 41, ये भी एक दूसरे के इक्वल आ गए। अब आते हैं x इज इक्वल टू 10 की तरफ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 2, 10 प्लस 6। तो 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, 11 का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 10 10 टाइम 100 प्लस 10 2 टाइम 20 प्लस 6। तो 100 प्लस 20 प्लस 6 इज इक्वल टू 26, 11 11 टाइम 121 प्लस 5। तो 121 प्लस 5 इज इक्वल टू 126 और 100 प्लस 26 इज इक्वल टू 126। तो यहाँ तक प्रूव हो गया कि ये सारे अगर हम इस वाले के अंदर पुट करें तो सब एक दूसरे के इक्वल आते हैं। तो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कहा गया है कि फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न यूजिंग कंजक्टर। हमने कंजक्टर को यूज करते हुए इस मिसिंग जो आगे नंबर है उसको फाइंड करना है। 1 3 7 15 31। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो हमने सबसे पहले इसके क्राइटेरिया को समझना है। यहाँ पे हुआ ये है कि सबसे पहले एक वेरिएबल जो है x, हम उसको कह लेते हैं, तो x को मल्टीप्लाई किया गया है 2 के साथ, फिर +1 कहा गया है। जैसे ये वाला हम जो इससे पीछे होगा ना उसको x कहेंगे। फर्स्ट वाला 1 है ना, तो 1 यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आ जाएगा, +1 इज इक्वल टू 3, तो ये देखिए 3 आया। इसी तरह अगर नेक्स्ट करें मजीद तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 +1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 +1 इज इक्वल टू 7। अब करते हैं 31 को, तो 31 मल्टीप्लाई बाय 2 +1 ये किसके इक्वल आएगा? तो 31 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 65, सॉरी 62, 2 1 टाइम 2 और 2 3 टाइम 6। उसके बाद 62 +1 कितना आ गया? 63। तो हम यहाँ पे ये जो मिसिंग है नंबर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 63। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ इतना सा ही दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सिम्स। ये सारे क्या हैं? एक्सिम्स हैं। हाउ मेनी ऑफ द एक्सिम्स आर पोस्टुलेट्स। इसका मतलब है कि कौन से कितने ऐसे हैं जो एक्सिम्स जो हैं वो पोस्टुलेट्स हैं। अच्छा, तो इसमें आपने एक पॉइंट याद रखना है कि जो एक्सियम होगा वो पोस्टुलेट भी होगा। तो हम कहते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए। क्या हमें यहाँ पे बगैर किसी प्रूफ के कहा जा सकता है कि ए इक्वल है बी के तो बी भी इक्वल होगा ए के? क्या ये एक सेल्फ एविडेंट एक स्टेटमेंट है? यस। तो हम इसको कह देंगे कि ये एक्सियम है। इसी तरह 2 + 2 मेक 4, इसी तरह की कुछ बात की गई है जैसी ये बात थी। तो इसमें भी हम इसको कहेंगे कि ये क्या है? ये भी एक्सियम है। जबकि जो थर्ड इसका पार्ट है उसमें कहा गया है कि 1 एंड ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। सिर्फ एक लाइन पास कर सकती है 2 पॉइंट्स के थ्रू। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये है रिलेटेड टू ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से रिलेटेड है ना, तो ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे फॉर्चुनेट होते हैं। तो हम इसको कहते हैं कि ये क्या है? ये पोस्टुलेट है। ठीक है, ये एक्सियम है, एक्सियम भी है और पोस्टुलेट भी है। उसके बाद है इफ टू साइड्स। अगर पोस्टुलेट है तो ऐसा एक्सियम होगा तो पोस्टुलेट होगा ना। लेकिन अगर एक्सियम की बात करें तो ऐसा है कि एक्सियम हो सकता है और पोस्टुलेट ना भी हो। तो फोर्थ पॉइंट के पास आते हैं। इसमें कहा गया है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अगर दो साइड्स ट्रायंगल की इक्वल हैं तो ऑपोजिट साइड हमेशा इक्वल होंगी, ये बात कही है। तो ये जो पॉइंट है इसमें जो बात कही गई है ना, तो ये एक्सियम है। अगर एक्सियम नहीं है तो फिर क्या होगा? वो पोस्टुलेट भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि नॉट एक्सियम नॉट पोस्टुलेट। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट होती है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 9.2 लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।